इसी को हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका हम कॉमन टर्म यूज करते हैं ल्यूकोसाइट। हमारे बॉडी में जितने भी टाइप की ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम मेजरली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक को कहते हैं हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स। देखो, ग्रैन्युलोसाइट को अगर हम देखें तो वर्ड को हम चेक करें तो ग्रैन्युलो वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रैन्युलर, ये जो वर्ड है पहला, इसका वर्ड का मीनिंग हुआ ग्रैन्युलर। और CYT साइट का मीन्स होता है सेल, यानी ऐसी सेल्स जो ग्रैन्युलर टाइप में है। ग्रैन्युलर टाइप का मतलब दानेदार, समझ रहे हो ना? इसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक फेस वॉश आता है जिसके अंदर कुछ दाने प्रेजेंट है, वो ग्रैन्युलर फेस वॉश है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, वो तुम्हारा क्लीन फेस वॉश है। तो दानेदार, समझ लो स्ट्रक्चर्स में। तो इसमें खुद में पॉइंट मैंने बना रखे हैं, ये ग्रैन्युल्स है। ये देखो ए इसमें तीनों है, तो इसलिए इनका नाम क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स। तो हम अब इन ग्रैन्युलोसाइट्स को हम क्लासिफाई करते हैं इयोसिनोफिल। अच्छा, इयोसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी कहते हैं। इसका एक और नाम, कभी कभी बुक्स में एसिडोफिल लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एसिडोफिल इज बेसिकली इयोसिनोफिल, ठीक है। तो इसे आप एसिडोफिल के भी नाम से देखेंगे, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल न्यूक्लिएटेड है। कहाँ बनती है? WBC, बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, ठीक है। अगर तो ये भी कहाँ हमारी फॉर्म होती है? बोन मैरो में। इसका भी फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो में ही होगा, ठीक है। RBC हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड थी, ये न्यूक्लिएटेड होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा दिख रहा है? 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाई न्यूक्लिएटेड। इसमें भी कैसा दिख रहा है? ट्राई न्यूक्लिएटेड। मैं बनाने की कोशिश किया हूँ, ये समझिए, ये एक न्यूक्लियस, एक यहाँ, ट्राई न्यूक्लिएटेड, टेट्रा, 4 है इसके अंदर, ठीक है। दिख पा रहे हैं? ऐसे समझ पा रहे हो? बराबर। लेकिन 2 सेल्स ऐसी हैं वो स्मूथ है, इसमें ग्रैन्युल्स नहीं प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ए ग्रैन्युलो। ये वर्ड दिख रहा है, ए ग्रैन्युलो, विदाउट ग्रैन्युल्स। ए ग्रैन्युलो का मतलब क्या होता है? विदाउट ग्रैन्युल्स। ये हो जाएगी हमारी विदाउट ग्रैन्युल्स। साइट का मतलब सेल, ऐसी सेल्स जिसमें ग्रैन्युल्स नहीं प्रेजेंट है। विदाउट ग्रैन्युल्स सेल्स इज कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट। क्लियर? इजी है। तो ये कैसी है? हमारी स्मूथ नेचर की है, ये स्मूथ है। अब आगे समझते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। ये हमारी बेसिकली क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं। ये सब मिलके हमारी बॉडी में बीमारियों से हमें बचाने में मदद करते हैं। जैसे अगर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है हेल्प इन एलर्जी या हेल्प्स इन एलर्जी। हमें जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे इयोसिनोफिल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। देखो, जब आपने एलर्जी वर्ड सुना होगा इससे पहले भी, एलर्जी के बारे में क्या जानते हो? जैसे मैं सिंपल से पूछूं, एलर्जी कब कहाँ देखा है किसी को होते हुए? मैं कुछ सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, आप एलर्जी में क्या क्या आपको देखने को मिलता है एलर्जी जब होती है? तो मैंने बताया था ना, स्किन पे आपको पैचेस दिखाई देते हैं, रेडनेस दिखाई देगी, अचानक से स्वेलिंग हो जाएगी, अचानक सूजन हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर हिस्से में स्वेलिंग हो जाएगी। जैसे आप बैठे हैं, मालूम चला यहाँ स्वेलिंग हो गई, ठीक है। आप किसी एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है। सबको नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसी को टच करते ही किसी पर्टिकुलर एनिमल को खुजली होने लग रही है, स्किन में इरिटेशन फील हो रही है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब के सब तुम्हारे एलर्जिक सिम्टम्स हैं, ठीक है। कोई केमिकल वहाँ पे है, कहीं धुआं उड़ रहा है, सब उसी के अंदर ऐसे काम कर रहे हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी को ना आंख से आंसू गिर ही जा रहा है, ठीक है। कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये सब क्या है? उसकी बॉडी रेजिस्टेंस कर रही है, हाँ, रेजिस्टेंस शो कर रही है सामने वाले के अगेंस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। समझ पाए? कुछ हर किसी को नहीं होता, लेकिन किसी किसी को होता है। बॉडी की सेंसिटिवनेस है ये, ठीक है, कि आपकी बॉडी कितनी सेंसिटिव है किसी भी चीज़ को लेके। अगर जिसकी बॉडी जितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी, उसके अंदर एलर्जी की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बॉडी जितनी ज़्यादा सेंसिटिव, वो उतना एलर्जी फेस करेगी, ठीक है। उसको हर किसी से प्रॉब्लम, सनलाइट से प्रॉब्लम, एनिमल स्किन से प्रॉब्लम, केमिकल्स रिएक्शन से प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है। ये बात समझ पाए?
तो स्किन की सेंसिटिव, और जैसे ही बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ती हैं वैसे ही इयोसिनोफिल का अमाउंट बढ़ जाता है। ये क्या लिखा है? टीएलसी 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 क्या लिखा हुआ है? टीएलसी मींस टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर मैं इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सबको एडअप कर दूं तो टोटली कितना हुआ? 100%। WBC ये टोटल 5 है, यानी टोटल WBC का 100% में से 2 to 3% इयोसिनोफिल है, एसिडोफिल है। आप कह सकते हो सबसे कम मिनिमम क्या है आपकी? 0.5 to 1%। आप बोल सकते हो 1% क्या है तुम्हारी? बेसोफिल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल कितनी होती है? मैक्सिमम। मिनिमम कौन सी होती है? बेसोफिल। बेसोफिल की बात करें तो ये मिनिमम नंबर में होती है, इसके नंबर सबसे कम होते हैं, ये मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम कौन सी होती है? ये हमारी मैक्सिमम नंबर में होती है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये बात समझ पाए? कुछ कुछ कहाँ से बनती है? बोन मैरो से। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना जीती हैं? तो देखो, अगर हम ऐसे बात करें तो तुम इसको मोटा मोटा क्लासिफाई कर सकते हो 10 घंटे से लेके 10 आवर्स से लेके 7 डेज तक, ये इनका लाइफ स्पैन है WBC का। तो भाई मुझे एक लिखना चाहिए ना, 10 घंटे से लेके ये मैंने 7 दिन क्या लिख दिया है? ये तो बड़ा वेरिएशन कर रहा है इसमें, 10 से 7 दिन। तो इसका लॉजिक क्या है भाई? 10 से 12 घंटे इसकी लाइफ होती है, 10 से 12 घंटे ये जिएगी, ठीक है। ऐसे ही 24 घंटे के आसपास तुम्हारा इसकी लाइफ स्पैन है, और इसकी लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा है 5 to 7 डेज, यानी सबके अलग अलग है। अगर आपको सिंपल याद रखना है ना तो इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट 24 घंटे से ज्यादा नहीं होती, इनका लाइफ स्पैन 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। 12 घंटे होगा, 18 घंटे होगा, 10 घंटे होगा, 24 घंटे होगा, यानी यहां से यहां तक वाले 1 दिन वाले हैं मैक्सिमम। इनका लाइफ स्पैन आपको 1 दिन का देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का ज्यादा मिलता है। लिम्फोसाइट कितना देखने को मिलता है हमें? 5 to 7 डेज तक देखने को मिलता है। ये बात याद रख पाओगे? नहीं, भूल जाओगे। अच्छा, ये इतना तो याद रख पाओगे ना कि आरबीसी कितने दिन होती है? 120 दिन। पीछे जो पढ़ा था हमने, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है? 120 दिन। हाँ, और हमने प्लेटलेट्स की, अभी हम दोबारा उसको लिखते हुए बोर्ड पे देखेंगे, वैसे भी लाइफ स्पैन बता रखा है मैंने आपको, 1 वीक, 1 हफ्ता बता रखा है, ठीक है। 5 to 7 डेज उसका भी लिखा जाता है, और रफली मोटा मोटा इसका भी 1 वीक याद रख लो, है ना। अप टू 1 वीक तुम्हारे लिए लिख दोगे, तुम्हारा चल जाएगा। अगर तुमने ये लिख दिया WBC का लाइफ स्पैन कितना है? 1 वीक, सर काटेंगे नहीं, ये मान के चलो, बोर्ड में कटेगा नहीं, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया कि इसका ये है, इसका ये, मत याद रखो, सीधा याद रखो 1 वीक, 1 वीक, 1 वीक, और उसका कितना? 4 मंथ्स, 120 दिन, 4 मंथ्स, एक का 4 महीने, 1 हफ्ते, 1 हफ्ते, इजी है, ठीक है। आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, आरबीसी का लाइफ स्पैन 4 मंथ, 120 डेज, 1 वीक, 1 वीक, ठीक है। प्लेटलेट्स और WBC 1 वीक लाइफ स्पैन, कोई समस्या नहीं, इजी। आप अपने नोट्स में लिखे रहो, नोट्स में भले नोट किए रहो, बाद में वो काम आएगा, हाँ, इतना जानने के लिए। इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, 3 हो गई, ठीक है। अब देखो, ये एलर्जी में हेल्प करती है, अभी मैंने एलर्जी को सिम्टम बताए, हाँ। और एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक हमारे बॉडी में सेल्स पाई जाती है, मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या, उसको कह सकते हो ना कि एलर्जी के लिए मास्ट सेल भी जिम्मेदार है, मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल के बारे में हम बात करेंगे अलग से, क्योंकि हमने लिखा होगा कहीं पे ना मास्ट सेल के बारे में, तो हम मास्ट सेल अलग से करेंगे इसको, ठीक है, मास्ट सेल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का मतलब क्या होता है? खा जाने वाले। देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना, फेजेस, PHAGES, यहाँ पे इसका मतलब होता है एनगल्फ, खा जाना, ठीक है, निगल लेना, खा जाना। तो खा जाने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ईटिंग, सॉरी। तो ये उसको ईट कर लेता है, खा जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। किसको? बड़े बड़े सेल्स को, हाँ, जो हमारे बॉडी में डेड पार्ट्स घूम रहे होते हैं ना, उनको ये खा जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या? स्कैवेंजर्स। ये क्या लिखा हुआ है? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? हाँ, जो मरे जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। कोई एनिमल का नाम स्कैवेंजर्स? हाँ ना, गिद्ध। वैसे गिद्ध को ज्यादा बोलते हैं, ठीक है।
आप जब वल्चर्स, गिद्ध कोई बोलते हैं वल्चर्स, स्कैवेंजर्स, तो जब भी बोलते हैं सफाई कर्मचारी पक्षी कहते हैं उसको, गिद्ध का नाम है स्कैवेंजर्स। तो ये हमारी बॉडी का स्कैवेंजर्स है। मोनोसाइट करता क्या है, वो किसी ने पूछा था ना, ऐसे मार देते हैं आंख काला पड़ जाता है, वो पूछा था, वो काला पड़ जाता है तो कैसे होता है, तो वही लॉजिक है, किसी ने मारा काला पड़ गया तो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। जैसे मान लो ऐसे मारा, यहाँ खून जम गया, कहते हैं ना खून जम गया, वो जमा खून नीला लाल से डार्क हो जाता है, ब्लूइश ब्लैकिश टर्न में आ जाता है, हाँ ये समझ लेता है। तो जैसे स्किन में पड़ा, तो स्किन में पड़ने से क्या होता है, उसके अंदर स्किन में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हमें दिखाई देती है। तो वो इंटरनल ब्लीडिंग हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो वो इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है, जो अगर जैसे मान लो यहाँ चोट लगी, तो जो इसकी इंटरनल ब्लीडिंग में ब्लड बहेगा, इंटरनली ब्लड बहेगा, उस आरबीसी को, वो तो मर जाएगी बाद में, वो तो टिश्यू में चली गई, उस मरे हुए। अब देखो जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे चोट की, तो जब यहाँ पर टिश्यू में से इंटरनल ब्लड बहेगा, तो यहाँ की स्किन हल्का का फूल जाएगी ना, टिश्यू फूला हुआ दिखाई देगा ना, वही आपको दिखाई देता है कि स्वेलिंग आ गई है हल्की हल्की, समझ लो ना, क्योंकि टिश्यू के अंदर फ्लूइड भर जाता है, बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो लिक्विड निकल के भर जाता है, उसकी वजह से क्या आती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सूजन कहते हैं, ठीक है। वो सही चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ स्किन है, यहाँ ये सेल्स से बने टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज के बीच में गैप्स है ना, वो गैप अगर तुम्हारे एक्सटर्नल फ्लूइड से फिल हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, वहाँ से हटना चाहिए। तो जब वहाँ से फ्लूइड खाली होगा तो वो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, नॉर्मल दिखाई देगा। ये बात समझ पाए? एग्जैक्टली। तो वहाँ पे सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी आती है, स्कैवेंजर्स, मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट वहाँ पहुँचते हैं और सीधा निगल के खा जाते हैं, उसको खा जाते हैं। जो एक्स्ट्रा आरबीसी आई हैं, डेड पार्ट्स मौजूद है, समझ पाए? तो हमारी बॉडी की ब्लड की सफाई कौन कर रहा है, ये स्कैवेंजर्स। कौन है, मोनोसाइट है। हाँ, जो मर जाते हैं 120 दिन के बाद मरेंगे ना, मरेंगे ना, ये भी तो मरेंगे, हाँ प्लेटलेट भी तो मरेगी, खाएगा कौन, ये भाई मैंने आपको बताया ना कि 120 दिन बाद डेथ हो जाती है आरबीसी की, भले किसी को चोट नहीं लगी, भले किसी को सूजन नहीं आई, भले किसी को कुछ नहीं हुआ, 120 दिन बाद तो मरेगा ना। 5 लीटर का जो खून है सारी, हाँ 11.2 14 13 यूनिट्स जो उसका हीमोग्लोबिन है, उसकी डेथ तो होगी ना, कौन ये खाली करेगा। क्लियर? लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है ना, तो इन्फेक्शन के समय लिम्फोसाइट काम करता है, ठीक है। क्या लिखा है, किल माइक्रोब्स, ठीक है। 2 टाइप का होता है लिम्फोसाइट, 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं टी सेल, एक को बोलते हैं बी सेल। देखो याद मत रखना, भूल जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन कॉपी पे लिख जरूर लो कि इसमें 2 टाइप की और होती हैं, एक को हम बोलते हैं टी सेल्स, एक को हम बोलते हैं बी सेल। बस ये नाम लिख लो बस, बाकी ये तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगा। ये जो मैंने तुम्हारे बोर्ड पर चित्र बनाए हैं, ये चित्र मिल जाएंगे, बने होंगे, देखा होगा, मैं दिखाता हूँ, इधर होगा, पेज चेंज करो, ये बने हुए हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ ना, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, हाँ मैक्रोफेजेस, दिख रहा है, हाँ ये सिर्फ रेड ब्लड सेल्स, ये देखो बने हुए फिगर जो मैंने बनाया है, ठीक है। हाँ न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ठीक है। मैंने बना दिया, अब आप बना लोगे। एनसीईआरटी में पूरा बना बनाया फिगर है, ये देखो, ये पेज नंबर हमारा है 75 पेज नंबर पे सब बने हुए हैं, सारे फिगर्स बने हुए हैं, एग्जैक्टली हमने बना दिया। अब कोई समस्या बनाने में, देख लो, टफ। WBC में ये नाम लिखोगे, बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, ठीक है। हो सकता है, बोल सकता है कि वो विथ फिगर बनाओ, अगर वो नहीं बोलता विथ फिगर बनाओ तो भी आप विथ फिगर ही बनाओगे। क्यों? क्योंकि बार बार मैं कह चुका हूँ, आप फिगर वाइज एक्सप्लेन करोगे, नंबर अच्छा मिलेगा। अच्छा क्या मिलेगा, शानदार मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। हाँ कोई बहुत कॉमन फिगर ही बनाना है। आप खुद सोच के देखो कि आप खुद एग्जामिनर हो, आपके बच्चे, आपके पास छोटे बच्चे टेस्ट लेके आते हैं, कोई फिगर के साथ एक्सप्लेन करके लेके आता है, उससे वैसे कोई नंबर लिख के आ जाता है, आप नंबर किसको अच्छा दोगे, जो चित्र के साथ बना खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करेगा ना। तो वही बात समझिए, आपको भी वैसे ही करना है। वो एग्जाम में नहीं बोलेगा फिगर बनाने को, तो भी आप बना के एक्सप्लेन कीजिए, ना उससे पेन खत्म होगा ना समय। 3 घंटा बहुत मिलता है, ठीक है, लिखने को 2.5-3 घंटा इनफ है। तो यहाँ समझे थोड़ा सा। तो जब भी आप WBC को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, जब लिखेंगे लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मैं आपकी जानकारी के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ
ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे उसके ऊपर। अभी एंटीबॉडीज का कहानी जो है ना मैं थोड़ा सा दोबारा भी बता रहा हूँ। आपको ये समझना है कि हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ये क्या करती हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, अब ये पैथोजेंस क्या है, ठीक है, सब्सटेंस और organisms which cause problem for us। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, वो क्या है, पैथोजन है हमारी बॉडी के लिए। कुछ भी आवर बॉडी यही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है फॉर अस, फॉर आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के लिए समस्या पैदा करे वो पैथोजन है। पैथोजन में क्या आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई केमिकल, कुछ भी, ठीक है, वो सब आते हैं। इलनेस किसकी वजह से है, इलनेस तो रिजल्ट है। अगर बैक्टीरिया बॉडी में घुसा है तो इलनेस आई है ना, तो कॉज क्या है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये है। तो वो सब हो सकते हैं। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि पैथोजेनिक कैटेगरी में क्या आता है तुम्हारा, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगस आ गया, ठीक है, टॉक्सॉइड्स आ गया, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये सब पैथोजेनिक कैटेगरी में आ गए। एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, अभी बोला ना, लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, प्रेजेंट इन टॉक्सॉइड लिखा हुआ है, प्लाज्मा। सुनो, टॉक्सॉइड का मतलब ये होता है कि ऐसी केमिकल्स जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। वो जैसे मच्छर ने काटा, ठीक है, तो मान लो उसने कुछ छोड़ा, जैसे जब मधुमक्खी काटती है ना तो वो डिप्नोइक एसिड हमारे स्किन में डाल देती है, वो नुकसान बताता है, वो टॉक्सॉइड्स है। बिच्छू काटता है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है, वो टॉक्सॉइड है। तो ऐसे केमिकल्स जो लिविंग थिंग नहीं है, वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाके हमको लॉस पहुंचा रहे हैं, वो भी टॉक्सॉइड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ मक्खी ने काटा, उसने अपना टॉक्सॉइड छोड़ा, अपना पॉइजन छोड़ा, और दौड़ के सारी वहां पे WBC पहुंच गई, और जैसे पहुंच गई वहां उसको मारना शुरू किया, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि वहां पे सेल कॉन्सेंट्रेशन उसी वक्त बढ़ जाएगी WBC की, वो हमें स्वेल दिखाई देगा। कौन मारने आएगा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और वो क्या बनाएंगी, अगर लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन है तो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज। कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा कितना है, 55%। सारी बातें मैं बहुत लंबे चौड़े नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन जितने हैं ना एकदम टू द पॉइंट है। थोड़ा सा पिक्चर को हम पीछे से देखते हैं। हमने आपसे ये बात कही थी कि हमारे बॉडी के ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल 45%। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाता कौन है, जिसको बनाने में हेल्प करता है हमारा लिम्फोसाइट, जो भी हमने बनाया। ब्लड सेल्स को मोटा मोटा हमने क्या बताया था, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC कितने पार्ट्स, 2 पार्ट, ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट। जब भी आपने लिखा है, घर जाके पढ़ना जरूर, नहीं पढ़ोगे रोज रोज ना तो फिर दिमाग से निकलेगा। आज जो लिखे हो पढ़ना जरूर, रिवाइज जरूर करना। तो ग्रैन्युलोसाइट और क्या है, एक ग्रैन्युलोसाइट। जो ग्रैन्युलोसाइट है, ग्रैन्युलोसाइट वो कितने टाइप की होती है, 3। कौन कौन सी, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, क्योंकि हम एसिडोफिल को ईओसिनोफिल भी कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ गई। एसिडोफिल हमें कहाँ मदद करती है, एलर्जीज में हेल्प करती है। बेसोफिल मास्ट सेल के सिमिलर होती है, वो भी, उसका भी रिलेशन किससे होता है, एलर्जी से ही होता है। न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस के फॉर्म में काम करती है, ठीक है, खा जाने वाला काम करती है, ईट कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है डेड मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद कौन सी थी हमारी, मोनोसाइट।
मोनोसाइट के बारे में क्या बात की थी हमने कि वो स्कैवेंजर्स हैं हमारे बॉडी के, ठीक है, स्कैवेंजर्स जो हमारे डेड आरबीसीज हैं उन्हें खा जाती है। वैसे हमारी बॉडी में जो डेड आरबीसी है ना वो कहाँ कलेक्ट हो जाती है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन का एक हमारी बॉडी में एक ऑर्गन पाता है स्प्लीन, उसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। और ये स्कैवेंजर्स वाली कैसे मैंने काम बताया था, जैसे कहीं चोट लग गई, ठीक है, तो टिश्यू के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग की जो एक्सेस ब्लड है उसको साफ सफाई कौन करेगा, ये क्या स्कैवेंजर सेल्स मोनोसाइट करेंगे। ठीक इस तरीके से लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं क्या बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में। अब मैं आपको एंटीबॉडीज समझाता हूँ ये काम कैसे करती है। ये आपकी अब जो टॉपिक बताऊंगा ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, समझ के लिए है कि हमारे शरीर में बीमारी को हमारा बॉडी बचाता है कैसे। एक बात समझना, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है, अपने आप को बचाने की पूरी काबिलियत रखता है, हमारा शरीर अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज एंड सम अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, बॉडी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। देखो करता कैसे है, एंटीबॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर पता क्या करता है, इनको पकड़ता है, किसको, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, टॉक्सॉइड्स को। ये क्योंकि अगर ये पहुंचेंगे तो ये हमारी जो बॉडी के सेल्स है, ये बैक्टीरिया है या वायरस है, ये फंगस है, इसको डैमेज करेंगे। जब इसको डैमेज करेंगे तो हमको नुकसान होगा। तो ये क्या काम करते हैं, हमारे सेल को कवर कर लेते हैं और इनको पकड़ लेते हैं, इनको इसके से मतलब बैक्टीरिया या वायरस के इंटरेक्शन को सेल से बचाते हैं। तो ये जाते हैं इसको पकड़ते हैं। बाकी इनको मारने वाले डब्ल्यूबीसी के अदर पार्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं, अभी हमने बात की, वो भी किल करते हैं, लिम्फोसाइट्स भी किल करती हैं, आगे सीधा मार देगी, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन्हें रोकती हैं। तो इन्हें रोकने से क्या होता है, इनका इन्फेक्शन हमारे सेल पे नहीं हो पाता। जब हमारे सेल पे नहीं होगा तो हम बीमार नहीं होंगे। बेसिकली क्या है, हम किसके बने हैं, सेल से बने हैं, टिश्यू से बने हैं हम, ठीक है, ऑर्गन से बने हैं हम। अगर मैंने सेल को ही बचा लिया तो मैंने टिश्यू को बचा लिया, टिश्यू को बचा लिया मैंने ऑर्गन को बचा लिया, ऑर्गन को बचा लिया तो मैंने पूरी बॉडी को बचा ली, ठीक है। तो ये कौन मदद करेगा, हमारा एंटीबॉडीज करेंगे। ये बात समझ पाए, एंटीबॉडीज पैथोजन को मार देते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक पॉइंट तुम्हें ऐड करके और बताता हूं, ठीक है। कभी तुमने सुना है ब्लड ग्रुप ए को बी का ब्लड ग्रुप नहीं देते, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको बी का ब्लड ग्रुप नहीं देते, सुना होगा ना, सेम ब्लड ग्रुप देते हैं, ठीक है, या ओ देते हैं। ये पता था कि नहीं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ई नहीं होता भाई, एक ब्लड ग्रुप होता है जो बड़ा अजीब होता है, मैंने आपका नहीं होता, शायद ये सी होता है, कौन सा ई, ये मेरे को गोल्डन ब्लड, ये किसके पास होता है, ये जानकारी कहाँ से मिली कि गोल्डन ब्लड होता है, चेक करते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ई निकलता है, गोल्ड ब्लड ग्रुप। अच्छा 5 लोग, ये इतनी यूनिक इंफॉर्मेशन कहाँ से पाते हो, मतलब थोड़ा सा क्लास में बताया गया था, अच्छा मतलब एक दूसरे से फैला रहे हो, ये अफवाह नहीं है, ये पक्का, हाँ गोल्ड ब्लड होता है, कभी देखा नहीं, जैसे पॉजिटिव होता है, मतलब उसको मातृभाषा कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि मीठा खून होता है। नहीं भाई, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ब्लड का टेस्ट हल्का सा बेसिक होता है यार, खट्टा मीठा नमकीन नहीं होता, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, ऐसा बोलते हैं। अब मैं से खट्टा मीठा में डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन आज एक यूनिक बात बताए हो तुम लोग कि गोल्डन वाला ब्लड होता है, ये मेरे को नहीं, आज मैं चेक करूंगा कि भाई गोल्डन ब्लड क्या होता है। हाँ अभी तक मुझे जो पता था कि ब्लड आपका 4 टाइप का होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, बस। ये नया जो ओ क्या है, ब्लड ग्रुप ई और गोल्डन ब्लड
नहीं पता था मुझे। कहीं कोई कॉमिक कैरेक्टर तो नहीं देखते हो? मतलब कहीं गार्जियन ऑफ गैलेक्सी या कोई मार्वल मूवी का खून तो नहीं है? हाँ? ऐसा नहीं है? कैप्टन मार्वल का खून हो वो पता नहीं मेरे को, आयरन मैन वाला। हाँ ठीक है, मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा गोल्डन ब्लड की कहानी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ह्यूमन ब्लड पे आते हैं। और जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना वो नेगेटिव में होते हैं। ठीक, पॉजिटिव वाला तो वो मतलब चाहे जो ए को भी देता है, बी को, हाँ हाँ हाँ, और जो ए वाले होते हैं जैसे अगर पॉजिटिव ना हो तो ए ही से लेकर बी से लेकर क्यों, पर जैसे चला जाए तो असर नहीं होगा, मर जाएगा। असर नहीं होगा, मर ही जाएगा वो। बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, आइए आपके सामने लिख देता हूँ ये छोटा सा कहानी। हाँ, ये जानते रहो। होता क्या है कि आपके एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। ठीक है, आप सामने इन्हें बोलिए डोनर हैं, देने वाले। ठीक है, और ये क्या है आपके रेसिपिएंट्स हैं। तो मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। तो ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ए बी को दे सकता है। लेकिन बी वाला सिर्फ बी को देगा और ओ वाला इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ठीक है, और बी वाला इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। देखो, यानी जो ए बी है वो सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ये यूनिवर्सल डोनर है। और वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये सबको दे सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। और इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सबसे ले सकता है, ये सबको दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप ई की कहानी के बारे में पुष्टि तो नहीं करूंगा अभी बिना वेरीफाई किए। ठीक है, और ये सारे के सारे कैसे हैं तुम्हारे? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है। वो क्यों होता है मैं 2 शब्दों में बता रहा हूं आपको। हाँ हाँ, बी वाला भी ए बी को दे सकता है, ए वाला भी ए बी को दे सकता है, ओ वाला भी ए बी को दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ए बी ही हूँ, मुझे कोई भी दे सकता है। मैं ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट फ्रॉम एनीवन ए बी ब्लड ग्रुप के साथ, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, ए बी नेगेटिव वाले से नहीं लेना है मेरे को। यहाँ देखें क्या है, 2 शब्दों में भी सुन लो। एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है RH प्रोटीन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्लड सेल है और ब्लड सेल के पास अगर RH लगा है, ये तुम्हारे थोड़ा सा ऊपर के चीज है, हाँ अगले साल का क्लास का था, लेकिन फिर भी अगर ब्लड के साथ RH लगा है तो पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं लगा होता तो नेगेटिव बोलते हैं। यही फर्क है पॉजिटिव नेगेटिव का। हाँ, अगर ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, अगर उसके साथ RH प्रोटीन लग जाती है ब्लड में, यानी सीधा मतलब क्या है? ब्लड में RH प्रोटीन प्रेजेंट है तो ब्लड पॉजिटिव है, नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव है। ये मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव। उसमें कोई लिखा नहीं है ये ब्लड वाला पॉजिटिव वाला है, अच्छा नंबर पाया है, ये नेगेटिव पाया है, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला पॉजिटिव नहीं, पढ़ने वाला नेगेटिव। हाँ, ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, ए बी सिर्फ ए बी को देगा और किसी को नहीं देगा, ये बात ध्यान रहे। ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। ये भी है, दे सबको सकता है, दे सबको सकता है। ठीक है, अब वो छोटी सी कहानी स्टोरी उसको मैं पॉइंट आउट करता हूं, क्यों ऐसा क्यों होता है। देखो, जो हमारा पास ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप ए, तो ए के पास क्या होता है ना, ए के पास बी एंटीबॉडी होती है, यानी उसके ब्लड में बी एंटीबॉडी और ए एंटीजन होता है। और बी वाले के पास क्या होता है? बी वाले के पास क्या होता है? ए एंटीबॉडी होती है, बी एंटीजन होता है। अब तुम्हारे मन में ना कंफ्यूजन आ जाएगा, ये क्या ए बी ए कर रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है? ए बी ए का मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हैं ये देखो, ये समझो। अभी मैंने आपको बताया ना एंटीबॉडी कहानी बताई ना। एंटीबॉडी करता क्या है? मारने का काम करता है। वो आइडेंटिफाई करेगा तो मार देगा। बात समझ आ गई?
ब्लड ग्रुप ए के पास बी एंटीबॉडी होती है और ए के पास बी के पास ए एंटीबॉडी है और ए के पास बी एंटीबॉडी। ये बात समझ पा रहे हो? अगर बी एंटीबॉडी को बी एंटीजन मिल जाता है तो मार देता है, ठीक है। अब गलती से किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का चढ़ा दिया मैंने, तो बी वाले एंटीबॉडी को बी एंटीजन दिख जाएगा, ये इसको पहचानता है और इन लोग को नहीं पहचानता, इनको नहीं पहचानता। ये जो एंटीजन बोल रहा हूँ ना, तुम पैथोजन समझ लो। अगर तुम इसको पैथोजन समझ लो तो ये सारी तुम्हारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लो पैथोजन समझ लो। हाँ, अगर मैं कहूँ कि हमारे शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी है तो वो कोरोना को मारेगा, भले उसके बगल मलेरिया के बैठा रहेगा ना, वैसे बैठा रहेगा, मैं पहचानता ही नहीं इसको। मतलब कोरोना का एंटीबॉडी मलेरिया को पहचानेगा ही नहीं, वो ऐसे बैठा रहेगा। और मलेरिया नुकसान पहुंचा रहा है, पहुंचाए, क्या दिक्कत है? वो कुछ नहीं बोलेगा। वो किसको नुकसान पहुंचाएगा? और कहीं कोरोना दिख गया तो दौड़ा के मारेगा, वहां जहां पहुंचा वहीं मारेगा। समझ के बाद कोरोना को तो पकड़ पकड़ मारेगा, लेकिन दूसरे को बगल से निकल जाएंगे, कुछ नहीं बोलेगा उसको। ये बात समझ आ गई? वही हाल इसके साथ है। ए ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीबॉडी है, वो बी एंटीजन को पहचानता है। और बी एंटीजन कहाँ पाया जाता है? बी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। वो दूसरी बॉडी में है तो उसको दिखने ही वाला नहीं कभी। अब किसी दिन गलती से किसी ने उसके ब्लड में डाल दिया, गलती से डाल दिया बी, तो जिस दिन बी एंटीबॉडी को दिख गया बी एंटीजन कहीं पे, तो वो मारना शुरू कर देगा। उसी वक्त मारेगा, पूरे शरीर में खून जम जाएगा और विद इन 2 मिनट्स या समथिंग आफ्टर टाइम्स वो क्लोज, खत्म, चैप्टर क्लोज आता है उसका उसी वक्त, ठीक है। इसीलिए ब्लड ग्रुप चेक करके ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आप सोचो कि कहो कि नहीं मैं गया था हॉस्पिटल, ब्लड दे के आया था, मेरा मैच नहीं किया था, तो पता है हॉस्पिटल में करते क्या है? आपसे ब्लड लेते हैं और ब्लड बैंक से एक्सचेंज कर देते हैं उसको। जैसे मान लो किसी रिलेटिव को जरूरत है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, हाँ, और उनका है ओ पॉजिटिव। अब तुम कैसे दोगे? तुम तो हो बी पॉजिटिव, ओ कैसे दोगे? तो कुछ नहीं, तुम तब भी दे दोगे। तुमसे ब्लड लेके वो ब्लड बैंक में दे के वहां से ओ रिप्लेस कर लेंगे, उनको ओ ही चढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन तुमसे खून जरूर लेंगे, ये बात ध्यान रहे। खून के बदले खून, मतलब ब्लड तो लेंगे ही लेंगे, निकलवाई अलग लेंगे, चढ़वाई अलग लेंगे। तुमसे ब्लड निकालेंगे बी पॉजिटिव और रख लेंगे और ओ पॉजिटिव से उसका पैकेट रिप्लेस कर देंगे, और जो पेशेंट होगा उसको ओ पॉजिटिव ही चढ़ेगा, उसकी चिंता नहीं है, वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ये भी होता है, तभी तो ब्लड बैंक में ब्लड होगा, वरना तो ब्लड कैसे आएगा? वैसे तो कोई नॉर्मली डोनेट करता नहीं है, कम से कम इसी बहाने करेगा, हाँ, इसीलिए ब्लड लेते हैं ताकि ब्लड बैंक में ब्लड हो। और एक आपकी जानकारी के लिए, इंडिया में 70% पॉपुलेशन का बी पॉजिटिव है, 70% पॉपुलेशन। तो आंख बंद करके कोई ऐसे किसी को उंगली रख दो ना और बोल दो कि इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मैक्सिमम चांस उसका बी पॉजिटिव ही निकलेगा। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं 50% भी पॉजिटिव होंगे। ये भी तो मैं निकल गया, मैं साइड हो गया। 4 लोग का चेक कराओ, 2 तो पक्का भी पॉजिटिव हो गए गारंटी के साथ। देखा आ गया भी पॉजिटिव। अब तो 3 में से 1 तो पक्का ही निकलोगे भी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब वो है, चलो 2 में से तो 1 हो गए ये अब तुम अपना करा लो, तुम तो हो गए पक्का ठीक, समझ पाए? लॉजिक समझ आया? ये बात है। हाँ, तो क्योंकि और मान लो कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं चढ़ा सकता। हाँ, ये जो मैंने कहा कि अभी आपसे एक छोटी सी स्टोरी क्या बताई कि अगर RH प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड में तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है, ये बताया ना। भारत के अंदर 97% पर्सन को RH पॉजिटिव है। तुम शायद ही कभी किसी को सुनोगे इनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, शायद ही जीवन में। गंभीर समस्या है, थोड़ी सी बताता हूं क्या गंभीर समस्या है। लेकिन 97%, अगर भारत की पॉपुलेशन कितनी 135 करोड़ 130 करोड़, ठीक है, तो 120 करोड़ से ज्यादा है, तो वह तुम्हारे सब पॉजिटिव हैं। यानी तुम अगर अपने मोहल्ले में चेक करोगे तो शायद गलती से कोई नेगेटिव निकले, शायद ही निकले, नहीं निकलने वाले, मोस्टली नहीं निकलेंगे, सब पॉजिटिव ही निकलेंगे। अब जैसे तुमने पूछा नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा गंभीर है। जैसे अगर एक ऑर्डर है, अगर जैसे नेगेटिव है, अगर जैसे उसमें अगर A प्लस आता है, A प्लस Y माइनस तो नुकसान है, जीवन का नुकसान है। जो लेगा, जिसको नेगेटिव वाला दे रहा है, हाँ नेगेटिव वाला दे रहा है तो नुकसान करेगा उसको। पॉजिटिव वाला भी होगा, नहीं, उसको नेगेटिव ही ब्लड ग्रुप चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चढ़ा सकता, हाँ दे सकता है। अगर किसी नेगेटिव वाले को दिक्कत आ गई है ना तो वो नेगेटिव से ही लेगा, पॉजिटिव से नहीं लेगा, नहीं, तो उसको वो पॉजिटिव भी नहीं देगा। ये बात ध्यान रहे आपको,
अगर मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव नहीं देगा, जो सबको देने के लिए तैयार बैठा रहता है उस दिन वो भी कहेगा मैं नहीं दूंगा। समझ की बात, उस दिन वो पॉजिटिव नहीं देने वाला, मना कर देगा। समझ पाए कुछ ये चीज़ है। अब वो छोटी सी कहानी, जो समस्या क्या है, गंभीर समस्या क्या है, इधर देखो, ठीक है। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और किसी का पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव वाले की शादी अगर पॉजिटिव वाले से हो जाती है तो उसके जो भी बच्चे जन्म लेंगे ना वो सीधा जन्म से पहले ही मर जाएंगे हर बार। ये समस्या होती है। हाँ, कभी कभी अगर किसी का ब्लड, तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है ना कि बोलते हैं भाई वो ये समस्या थी कि बच्चा तो वैसे तो सही सलामत था लेकिन डिलीवरी टाइम उसकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है अगर आपको नहीं पता है तो उनको टेस्ट कराना चाहिए कि शायद ब्लड ग्रुप की समस्या हो सकती है। अब देखना चाहिए। देखो मैं कह रहा हूँ 97% नहीं निकलने वाला। हाँ, अब 97% का मतलब ना के बराबर चांस है कि आपको शायद ऐसा कभी मिले, लेकिन तरीका तो यही है कि पूछ लेना चाहिए क्या ब्लड ग्रुप है। ठीक है। अगर अवेयरनेस है तो पूछने में क्या जाता है, सीधी बात है। ये समस्या होती है, लेकिन उसका भी समाधान साइंस ने निकाला है काम भर का। ठीक है, हाँ निकाला है। ठीक है। हाँ, में क्या होता था पुराने टाइम में, महामारी जिसको बोलते हैं ना, पैंडेमिक आता था तो गांव के गांव गायब हो जाते थे। गांव के लोग सीधा ऊपर। ठीक है, मालूम चलता था अब ये नहीं रहे। कौन? उनके बगल वाले भी, उनके बगल सब के सब नहीं रहे। ये समझ, पूरा गांव गायब हो जाता था। रीजन फिर क्या लगता था, भगवान बहुत नाराज है, सबको इकट्ठा बुलाए हैं, इकट्ठा बुला लिए हैं। ये समस्या हो जाती थी। तो समस्या ये नहीं है, तब उनको पता नहीं था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फैल रहा है वो दिखाई नहीं देता। आज हमको पता है ना कि ये हो किसकी वजह से रहा है। मुंह ढांक के घूमो। कोरोना आया था, तो कोरोना आया तो बहुत सारे लोग कह रहे थे बीमारी घूम रही है, छुपे रहो। जैसे छुपे रहोगे तो बच जाओगे। वो ऐसे ढूंढ रही कोई दिख जाए, ऐसा तो था नहीं। लेकिन जो थोड़ा सा, जो नए, जैसे बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे हैं ना, मतलब गाँव के हैं, ठीक है, और बहुत लोग तो यार छेड़ा कौन कोरोना, सब काम पूरा एकदम बाकायदा वही चौरास समोसा खाना उसी में बैठ सारा कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी गाँवों में। जितना शहर में उसका हाइप था। जो मास्क लगा रहा है उनको भी फिर पकड़ ले रहा है। मतलब ये होता है कि सर एक पेशेंट जैसे पकड़ ले कोरोना, हम ठीक हो गए, फिर कोरोना पकड़ेगा है। कोरोना कितना बचाओगे, वो वायरस है भाई। ठीक है, वो 3 रुपए का मास्क में कितना बचाएगा, ये सोचो। ये कहोगे एक प्रोटेक्शन की लेयर है भाई। देखो, कोविड-19 से बचना मास्क के बस की बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी आदत है जो आपको फर्दर किसी और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी बहुत घटा देती है, 100% बचाती नहीं, ये बात ध्यान रहे। क्योंकि जो वायरस के इन्फेक्शन होते हैं ना वो एयरबॉर्न मोस्टली होते हैं। तो एयरबॉर्न में क्या समस्या है, जब हम बोलते हैं, छींकते हैं तो उसके बहुत माइक्रो ड्रॉपलेट्स से हवा मुड़ के फैलते हैं। इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 2 मीटर के आसपास होती है कि अगर किसी के ड्रॉपलेट्स उड़े हैं तो 2 मीटर तक फैलेंगे हवा में। वो दिखाई नहीं देते, आँख से नहीं दिखते, वो 2 मीटर तक हवा में फैल जाएंगे। अगर उस 2 मीटर के अंदर जो सांस ले रहा है उसके अंदर चले जाएंगे और फैल जाएगा। सीधी बात है। अब जैसे मान लो किसी को ना पता होता कोरोना के बारे में और किसी को कोरोना हुआ है, वो टैक्सी में बैठा, एक बार छींक दिया सबको हो जाएगा। वन टाइम छींकने की बात, सारे टैक्सी वाले घर जाकर छींकेंगे। समझ पाए, सिर्फ एक बार की बात है। तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा अरे हुआ क्या मेरे साथ, हुआ क्या। अगर वो मास्क के अंदर करेगा तो वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है खाली यहाँ से हो जाए, ऐसे नहीं होगा, पूरा एकदम एक साथ ऐसे। समझ पाए, ये चीज़ है। इसलिए आप जितना केयर कर सकते हो, जितना बचा सकते हो, इसी को तो बोलते हैं अवेयरनेस। और क्या, नहीं तो क्या गारंटी लेते क्या कि सही नहीं फैलेगा भाई, लेकिन एक कंट्रोल रहेगा, मतलब वो स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। हाँ, आप हाथ को वॉश करते रहिए। हाथ वॉश करने से क्या होता है, स्किन के ऊपर है, आप वॉश करते हैं शायद चला जाए, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं शायद चला जाए, गारंटी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली है कि वो नहीं फैलेगा, स्प्रेड होने से बचेगा। ये चीज़ समझिए। समझ पाई है तो बातें। ये WBC कहानी, ये सारी बातें हैं, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इसलिए तो ये हमारा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म है। एक छोटी सी और इसमें पॉइंट ऐड करते हैं, इंटरेस्टिंग है। बुखार जो आता है, फीवर आता है, फीवर से बचाने के लिए WBC काम करता है। WBC हमारा फीवर से हमें बचाने के लिए काम करता है।
होता क्या है आपको मैं एक छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा इसमें मिटा के से। ये कब होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में वायरस बैक्टीरिया फंगस कुछ भी दुखेगा बुखार आएगा, ये बात समझो। नहीं आता, कभी कभी नहीं भी आएगा, ऐसा नहीं है। ये कब नहीं आएगा कब आएगा, जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक, ये हमारा पतला दुबला इंसान है, ठीक है, तो इस इंसान को ठीक है, हाँ, इसको क्या घुस गया, मान लेते हैं बैक्टीरिया चला गया इसके पास, ठीक है, इसके बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया, यहाँ चोट लग गई इसको, तो बैक्टीरिया यहाँ से एंटर कर गया, ठीक है, इसके हाथ में चोट लग गई तो बैक्टीरिया एंटर कर गया। तो जैसे ही बॉडी में बैक्टीरिया घुसा ना, वैसे ही बॉडी को मैसेज गया और बॉडी ने वहां फटाफट अपनी क्या भेजी, WBC भेजी, ठीक है। और जैसे ही, जैसे मान लो उसका इस हाथ को थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो ऐसा है, ठीक है, यहाँ चोट लगा है तो यहाँ चोट लग गई इसे, ठीक है, तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा और वो केमिकल कहाँ चला जाएगा, ब्रेन के पास। ब्रेन का एक पार्ट होता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर है। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब जरूरत पड़ती है बढ़ा देता है फिर नॉर्मल कर देता है। कौन, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। कौन, ब्रेन में हाइपोथैलेमस। जैसे चोट लगी, केमिकल पहुंचा ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को जब गर्मी लगती है ना, काम कम करता है, समझा की बात, गर्म टेम्परेचर में कम काम करता है, वायरस कम काम करता है। अगर बहुत तेजी से ऐसे नुकसान पहुंचा रहा था तो आराम आराम से पहुंचाएगा, धीरे धीरे, समझा की बात, यानी उसकी एक्टिविटी स्लो हो गई है। आप कमजोर आदमी को आसानी से मार पाओगे, हाँ, और एकदम पूरा एकदम कुंफू कराटे तरह से कर रहा है तो पास जाने में डर लगता है, कहीं लग ना जाए साइड से, ठीक है। धीरे धीरे कर रहा है तो साथ आप पीछे से पकड़ भी लो, अब पूरा एकदम ऐसे से घुमा रहा है तो कैसे छुपोगे उसको, नहीं छुपाओगे ना। तो अब बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, वो भी इसमें सब कवर करा। होता क्या है कि भाई यहाँ चोट लगी, चोट लगी, केमिकल रिलीज हुआ, केमिकल ब्रेन के पास गया और हाइपोथैलेमस कहा तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, पहले तो बहुत ज्यादा एक्टिव है ये, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो स्लो पड़ेगा, तुरंत भेजे WBC, अब जाओ तुम लोग काम पे करो, क्योंकि WBC कहीं से काम नहीं हो पा रहा है, बहुत एक्टिव है, तो अब वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब उसको मारेंगे ये लोग दौड़ा दौड़ा के, कौन, WBC, क्योंकि जब मारेंगे ना तब तक बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा ना तो बॉडी क्या कहेगी, सारे लोग अपना काम डाउन कर दो, खाना, बॉडी का एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है, आपको थकाई फील होगी, आप आराम करोगे, रिलैक्स करोगे, क्योंकि बॉडी में काम चल रहा है वहाँ पे। जब ये काम खत्म कर लेंगे ना तो फिर कहाँ से मैसेज आएगा कि भाई काम खत्म हो गया है, मतलब हम लोग यहाँ से फिनिश, काम ओवर, तुरंत पहुंचेगा हाइपोथैलेमस, बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर दो तो बॉडी का टेम्परेचर आप नॉर्मल हो जाएंगे। मान के चलो कि तुम्हारे WBC से हाथ खड़ा, WBC कुछ नहीं कर पा रहा है, कह रहा है काम खत्म नहीं हो पा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी, तब आप फिर बाहर से भेजोगे, गोली खाओगे, पैरासीटामॉल, फिर पैरासीटामॉल लोग उतरेंगे वहाँ पे। अब हम भी आ गए हैं साथ में मैदान में, ठीक है, अब वो यहाँ पे निपटाएंगे, सारा काम करेंगे। आपने एंटीबायोटिक जो खाई है ना, पैरासीटामॉल टेम्परेचर कंट्रोल करता है। पैरासीटामॉल क्या करता है बताता हूँ। मान लो भी आपने एंटीबायोटिक खाई, वो आके यहाँ मार रहे हैं, ठीक है, जब अपना काम खत्म करेंगे तो ब्रेन अपने टेम्परेचर को, ब्रेन से हाइपोथैलेमस अपने टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगा, ठीक, ये बात समझ। और जो तुम पैरासीटामॉल खाते हो वो क्या करती है, पैरासीटामॉल आके ना बीच में इस कनेक्शन को कट कर देती है, जो यहाँ से मैसेज जा रहा था ब्रेन के पास कि टेम्परेचर बढ़ा दो, ये मैसेज यहाँ से कट कर देता है पैरासीटामॉल। इसलिए खाने के 15 मिनट के बाद आपको क्या लगता है, फीवर आपका डाउन हो जाता है, ठीक है। जब ये मैसेज यहाँ पहुंचेगा नहीं तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, जब बढ़ाएगा नहीं तो आपको लगेगा चलो सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए बुखार के लिए बहुत बेस्ट मानते हैं पैरासीटामॉल, लेकिन कोशिश करो कि कम खानी चाहिए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब खाएं। हल्का फुल्का फीवर है तो उसको चलने दें, क्योंकि चलेगा ना तो बॉडी की WBC मजबूत होगी, जितना वो लड़ेंगे उतना मजबूत होगी, उतना आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। जब आप उसको करने नहीं देंगे काम तो वो मजबूत नहीं होगा, ठीक है। आप खुद ही बाहर से आप WBC तुम बैठो मैं भेज रहा हूँ, तुरंत गोली खा लिया, वहां से पहुंचा दी, तो फिर वो अपना कभी मजबूत नहीं हो पाता, ठीक है। तो हल्का फुल्का हमें सर्दी झेलना चाहिए, सर्दी फेस करना चाहिए। लाइट फीवर, ऐसा नहीं कि तड़प रहा है नहीं खाऊंगा दवाई, एकदम मर जा रहा हूँ दवाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कि अब मैं दवाई खाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब खा लेना है तब, ठीक है। लाइट माइल्ड फीवर फेस कीजिए, माइल्ड फीवर है
या लाइट सर्दी जुकाम है उसे फेस कीजिए, ऐसा सारा फेस नहीं करना है। नहीं को हम तो पढ़ के आएंगे आज चाहे कुछ भी हो जाए दवा नहीं खाऊंगा तो समझ, ये बात है। समझ पाए बुखार कैसे काम करता है? तो बुखार बेसिकली हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर फीवर आया है तो इसका मतलब तुम तुरंत समझ जाओ काम अच्छा हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, काम चल रहा है वहाँ पे एकदम तगड़े से, सारा WBC लगा हुआ है, मैक्रोफेज में सब पहुंचा है खाना खाने के लिए वहाँ पे मारेंगे। और जब वो खाते हैं ना उसको